अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो तीन अहम खबरें हैं जिनको कोशिश करेंगे कि उनके साथ इंसाफ हो जाए, क्योंकि जब एक से ज़्यादा बड़ी खबरें हों तो एक प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए बाज़ औक़ात एक खबर को टाइम कम मिलता है। एक तो बड़ा वाक़या जो लाहौर किलिंग्स का है, जो मेरे ख्याल में 12 मई के बाद दूसरा इतना बड़ा सान्या है जिसने पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक ऐसी जारहाना कार्रवाई को बिल्कुल खुलेआम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और सवालिया निशानात हैं कि क्या सियासत इसी का नाम है कि पाकिस्तानी लोग जो वोट लेकर अपने लीडरान को मुंतखब करते हैं उन्हीं के ऊपर गोलियां चल जाएं। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या होना चाहिए। 12 मई को जनरल साहब ने मुक्का लहराया था और कहा था ये सियासी ताकत का इजहार है। वो एक मिलिट्री जनरल था, उसको कोई पूछ नहीं था सकता। अभी मुंतखब हुकूमत है, अभी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, क्या हम पूछ पाएंगे और जो मुलजिम है उसको सज़ा दे पाएंगे। आज वो कमीशन जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया उसके सामने तोकीर साहब भी पेश हुए हैं और राना सनाउल्लाह भी पेश हुए हैं, लेकिन जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं दोनों ने इस वाक़े से ये कहा कि हमें मालूम नहीं है फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किससे पूछें कि फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था। दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके पास असम्बलीज़ के अंदर ताकत भी है और KPK के अंदर हुकूमत भी है, उसने सुनामी मार्च 14 अगस्त की तारीख दे दी है। मियाँ साहब उन्होंने कहा अब टाइम गुजर गया 4 हल्कों की तहकीकात का, अब तो मार्च आएगा। और वो मार्च जिसका धमकी वो दे रहे हैं उससे अगला स्टेप उनका जो है वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का हमारे एक इंटरव्यू में हवाला दे चुके हैं कि ये ऑप्शन PTI के ज़ेर गौर है कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएँ, तो इसके बाद शायद निज़ाम का तसलसल जो है बरकरार ना रह सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने सियासी हिकमत अमली के तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट के अंदर दूसरी जमातें जिनका ख्याल ये है कि पार्लिमानी जो निज़ाम है इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए, उससे राब्ते का फ़ैसला किया है, जिसमें आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात उनकी अवलीन तरजीह होगी। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आज चीफ़ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह वो नवाज शरीफ से भी मिले हैं, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ से मिले हैं और जो IDPs के लिए सिंध गवर्नमेंट ने पैसे डोनेट किए हैं उसका चेक उन्होंने नवाज शरीफ को पेश नहीं किया, वो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को पेश किया है। तो ये शायद नवाज शरीफ साहब के सामने ये भी नुक्ता रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ज़रब-ए-अज़्ब के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने आज से यकम रमज़ानुल मुबारक से ग्राउंड ऑफेंसिव मीरा शाह में पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते आज दाखिल हुए हैं। पहले एयर स्ट्राइक्स हो रही थी जिसमें अब तक की तादाद जो है 376 दहशत गर्दों का बताया गया है कि उनका सफाया किया गया है। लेकिन हम सब दुआगो हैं कि वो गलती ना हो जाए कि ये दहशत गर्दों के जो सरबराह हैं, लीडरान हैं, जो इनके असल मास्टरमाइंड हैं, वो भाग के उनको कुन्नड़ और नूरस्तान में पनाहगाहें मिल जाएँ। हर एक दहशत गर्द ग्रुप का ख़ात्मा ज़रूरी है और उनका ख़ात्मा करना और सफाया करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, लाहौर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और अब तक का जो कंट्रोवर्सी है उसका एक मरकज़ी करैक्टर के तौर पर नून लीग ने इनको सामने ले आए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे वैसे ज़ाती तौर पर उसके ऊपर अफसोस हुआ, क्योंकि ये एक 1% डिसीजन कभी हो नहीं सकता। इसमें एक हुकूमत की सीनियर लेवल के ऊपर मुशावरत के बाद इस तरह की अप्रोच अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को कहा कि वो इस्तीफ़ा दे दें और तोकीर शाह शायद उनका पूरा नाम है, उनके जो सेक्रेटरी थे उनको भी उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफ़ा दे दें। तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब आपको भी वेलकम करता हूँ, हामिद साहब आपको भी वेलकम करता हूँ और खोड़ो साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। आज आप कमीशन के सामने पेश हुए हैं, हम किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें? शहबाज शरीफ ने फायरिंग का ऑर्डर दिया, राना सनाउल्लाह ने कहा गोली चला दो, या आप दोनों को पता ही नहीं चला गोली किसने चला दी? देखें नदीम मलिक साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये भी हमारा शायद जिस तरह से हम हर वाक़े को अपनी तारीख़ का पहला वाक़या जो है वो करार देते हैं, तो ये भी हमारा शायद तारीख़ी अलमिया है कि हम किसी भी मामले के ऊपर जो है किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के या किसी जुडिशल प्रोब के आने से पहले ही उसके ऊपर जो है वो पूरा फ़ैसला भी कर देते हैं और फ़ैसला करके इल्ज़ाम साबित करके जो है वो ख़ुद ही सज़ा सुना देते हैं। आपने भी जो गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने भी कम से कम इस हद तक तो आप भी जो है वो आपकी बातों से भी मुझे ये साबित हुआ कि जिस तरह से ये बाकायदा जो है ये गोली चलाने का जो है वो कहीं बैठ के फ़ैसला हुआ, और ये भी आपने फरमाया कि जी ऐसा फ़ैसला जो है कोई एक आदमी कर नहीं सकता,
तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बैठ के ये फ़ैसला किया होगा और उसके बाद फिर जाके वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई और लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया। अब इस मामले में जिसका इस वक्त जुडिशल प्रोब भी हो रहा है और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। मैं ख़ुद उस जुडिशल कमीशन में जो है वो मुस्तफ़ी होने के बाद एक आम कॉमन मैन के तौर पे जो है वो मैं पेश हो चुका हूँ और आज मैंने अपना वहाँ पे बयान जो है वो बयान हल्फी जो है वो पेश कर दिया है। अब उसके ऊपर जिरा के लिए जो है वो क्वेश्चन आंसर जिसे कहते हैं उसके लिए मुझे बुलाया जाएगा। अब मैं उसकी तफसील में तो शायद मेरे लिए जाना इस लिहाज से भी मुनासिब ना हो कि एक राना साहब आप तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन खबर समा ने भी रिपोर्ट की और सारी मीडिया के ऊपर इस वक्त खबर है। मैं उसका आपसे जवाब मांग लूं कि उसमें राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैंने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। ये तो आप बात कह रहे हैं ना कि आपने बयान हल्फी लिया। आपको इस बारे में यानी आप इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कोई बहुत जो है वो ये बड़ी बात हो गई है। आप मुझे ये बताएं, मैं अब इस केस के हवाले से नहीं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपका जो है चैनल नहीं, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, मैं आपसे सारी बातें सुनूंगा। ये बयान हल्फी में आपने आज कह दिया है कि गोली चलाने का हुक्म मैंने नहीं दिया। जी बिल्कुल, मैंने कहा है और मैं इस बात को जो है वो साबित भी करूँगा और मैं ये भी साबित करूँगा कि इस असल में राना साहब मैं आपसे 3 दफ़ा सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमारे ये जब न्यूज़ में चलेगा तो आपकी जुबानी हुई खबर वो हमारी बन जाएगी, मेरा कहा हुआ सवाल रह जाता है। तो मैं आपसे सुन लूं कि आप हर वक्त जो है ना वो खबर बनाने की कोशिश में ना रहा करें नदीम। हाँ जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं खबर के ऊपर तो नहीं हर वक्त जो है ना वो खबर और फिर हर वक्त ब्रेकिंग का चक्कर जो है ना वो भी तस्दीकशुदा खबर। जी मैं ये तस्दीकशुदा खबर। चले बात ये अच्छा, बयान हल्फी में आपने कहा कि आपने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। सुन लें, इस मुकदमे में किसी भी सतह के ऊपर ये फैसला नहीं हुआ कि वहाँ पे जाके किसी के ऊपर गोली चलाई जाए या किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। इसमें सिर्फ अगर फैसला हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि वहाँ पे जो बैरियर्स और आयरन गेट लगे हुए हैं वो क्योंकि गैर कानूनी हैं, इंक्रोचमेंट है, उनको हटा दिया जाए। जब वहाँ पे सिविल इंतजामिया, आपने क्या कहा? अभी मैंने यही कहा, जी मैंने यही कहा जो मैं आपको कह रहा हूँ। और इसमें वहाँ पे जो सिविल इंतज़ामिया है विद द हेल्प ऑफ द पुलिस जो है वो वहाँ पे गई है सिर्फ उन बैरियर्स को हटाने के लिए। वहाँ पे मौके पे जो सूरत हाल जो है वो अरप्ट हुई है और जिस वजह से वहाँ पे कोई मज़ामत हुई है, किसी ने फोर्स का इस्तेमाल किया है, वो मामला जो है वो जो लोग मौके पे थे उन्होंने भी अपना वर्जन जो है वो आज अपना मौक़िफ़ जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने जो है वो पेश कर दिया है। अब उससे ये बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी कि क्या ये फ़ैसला जो है वो इंक्रोचमेंट को हटाने और आगे से मज़ामत का है या इसमें कोई और किस्म का फ़ैसला है, जिस तरह के डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने, जिस तरह से आपने फरमाया, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि जी कहीं ऊपर फ़ैसला हुआ उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे आया और पुलिस आई और उन्होंने आके सीधे जो है वो गोलियां मार दी लोगों को। तो ये बात जो है ये दोनों मौक़िफ़ हैं, एक मौक़िफ़ ये है, दूसरा मौक़िफ़ ये है और ये इंशाअल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। को मीटिंग हुई थी 17 जून के वाक़े से पहले और 12 मई के वाक़े से पहले गवर्नर हाउस सिंध में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उस वक्त के DGMI दोनों गए थे और MQM के भी 1-2 सीनियर लीडरान उस मीटिंग में मौजूद थे और काफ लीग के लोग भी थे। उस मीटिंग में फैसला ये हुआ था कि पुलिस को डिसआर्म किया जाएगा और कुछ मुसल्लह लोग थे सड़कों पे, वो नामालूम थे कि वो कौन थे, मुझे मालूम नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग बेचारे उस दिन विक्टिम थे और सबसे बड़ी तादाद में जो विक्टिम थे वो चीफ जस्टिस के साथ जाने वाले काफिले थे जिसमें 47 इनोसेंट लोगों को गोलियां मार के मार दिया गया था। उस मीटिंग के मिनट्स जो थे वो बाद में BBC ने पब्लिक कर दिए थे और हमारी TV स्क्रीन का हिस्सा है, हमारे अपने पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए ये जो 17 जून वाले वाक़े के हवाले से सवालात हैं और 16 जून की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है। निसार खोड़ो साहब, कराची का 12 मई वो आप भी नहीं भूले होंगे, बहुत से और हमारे साथी जो उस दिन वहाँ कवरेज कर रहे थे उन सबको भी याद है कि क्या हुआ था। 17 जून को दोबारा पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर गोलियां चली हैं, अब क्या होना चाहिए? 12 मई और 17 जून के वाक़यात में थोड़ा सा फ़र्क है। 12 मई को हम निहत्ते अपने अपने घरों से मेरी सरबराही में काफ़िला भी निकला था, मेरी गाड़ी में चला रहा था, कायमरी शाह साहब मेरे साथ बैठे थे, रज़ा रब्बानी, हासिल बजंजो, इस तरह के दूसरे दोस्त भी गाड़ी में थे और दूसरे शेर रहमान और ये वो सारे। उस वक़्त
गोलियां चलाने वाली पुलिस नहीं थी। दुरुस्त। उस वक्त आम नीचे पुलिस वाले खड़े थे। मलिक साहब, मुझे खोड़ो साहब की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही। खोड़ो साहब की आवाज़ नहीं जा रही जी। राना साहब को एड्रेस करिए, मैं आपको साथ बता दूंगा जी, जो वो जवाब देंगे मैं बता दूंगा जी। खोड़ो साहब प्लीज कंटिन्यू। और पुलिस नीचे खड़ी थी और ऊपर लोग खड़े थे जो हम पर गोलियां चला रहे थे और हम निहत्ते खड़े थे, कभी किस वर्कर को उठा रहे थे, कभी किस वर्कर को उठा रहे थे। और शाम को आपने मुक्के तो वैसे ही देखे थे कि देखा मेरी ताकत। यहां कुछ मसला दूसरा हुआ है कि यहां पुलिस ने गोली है, जिसकी वजह से इल्जाम लग रहा है उस हुकूमत पर कि स्टेट टेररिज्म हुआ है। स्टेट ने ये बीड़ा उठाया है गोली चलाने का, और वो शहरी मारे गए जो दिखाई नहीं दे रहे थे, हथियारों से लैस दिखाई नहीं दे रहे थे। अब औरतें भी क्या हथियारों के साथ थी क्या कि औरतों को मारा गया? क्या औरतों ने भी रिटेलिएट किया था? और इस तरह से अब रात को गए थे और दिन दिहाड़े तक 11-12 बजे तक ये गोलियां चलती रहीं। अगर रेजिस्टेंस होता तो इतनी देर तक पुलिस खड़ी कैसे रही वहां? और अगर खड़ी रही थी तो सारे लाइन भी रहे, सारी इस तरह से गोलियां जी। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वो लाइन रहे, रात से लेकर अगला दिन आ गया और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है वो लाइन रहे। ये सवालिया निशान है। मेरे पास एक फुटेज है, मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो चलाते जाएं। उसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारे लोगों की कि पत्थर कौन फेंक रहा है और बुलेट्स कौन फायर कर रहा है, यूनिफॉर्म के अंदर भी, और हमारे वो गुल्लू भट्ट साहब भी, सारे के सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। इसमें खोड़ो साहब सवाल की गुंजाइश बहुत ही कम है। असल में फ्रेम करना पड़ेगा आपको कि किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी कि जिम्मेदार कौन था। हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब कंप्लीटली 100% डार्क में हो, इनको पता ही ना चला हो, वहां पर कोई पार्टी ऐसी हो जो डबल क्रॉस कर गई, ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में हो जाता है। लेकिन वाकया तो हुआ है जिसमें पाकिस्तानी लोगों की जानें चली गई। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं कि पंजाब में गुड गवर्नेंस है, तो फिर गुड गवर्नेंस का तकाजा तो ये है कि वहाँ मैजिस्ट्रेट हो और मैजिस्ट्रेट कबूल करे कि हाँ मैंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। रिटेलिएशन में, सेल्फ डिफेंस में सही, लेकिन कोई तो हो जहाँ वो ये बात करे कि जी मैंने इशारा दिया कि हाँ जी गोली चलाओ, अपने आप को बचाओ। लेकिन सवाल फिर भी बहुत से उठते हैं कि क्या लेडीज़ को मारना भी इसमें था कि वो चले आ रही थी और उनको गोली मारना ज़रूरी था? और जिस तरह से ये दूसरे सिविलियन ड्रेस में पुलिस के सामने शीशे तोड़े जा रहे हैं गाड़ियों के, ये कौन था? वो क्या गाड़ियां भी रिटेलिएट कर रही थी? गाड़ियां भी रेजिस्टेंस दिखा रही थी कि उनको खड़ी गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जा रहा था और पुलिस की निगरानी में तोड़ा जा रहा था? ये सिलसिला ज़ाहिर है किसी के जिम्मे तो लगाना है। एक ब्रेक ले लें हामिद खान साहब से, इसके ऊपर ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे लीगल ओपिनियन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। फिर हमारे पास APC भी है, उसके ऊपर भी, और इमरान खान का मार्च और ज़रबे अज़्म, इनके ऊपर भी सवालात करने। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको प्रोग्राम में सवालों और जवाबात की तरफ जाने से पहले कुछ स्टेटमेंट सुनवाना चाहेंगे जो इसी लाहौर इंसिडेंट के हवाले से 3-4 हमारे सीनियर सियासी रहनुमाओं के हैं। उसके बाद हम हामिद खान साहब से पूछेंगे कि इसका आइनी, कानूनी और इंसाफ के मुताबिक हल क्या होना चाहिए। सुनवाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब बयानात। खुद का कत्ल है, वो उन्होंने कहा है कि इनोसेंट लोगों का मर्डर किया गया, तो कोई कातिल भी होगा। कत्ल है तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं इसके, और अब तक किसी भी महजब डेमोक्रेसी होती अब तक इस्तीफा दे चुके होते। वजीर आला पंजाब और इस जुर्म में शरीक जुमला वज़रा इस जुर्म में शरीक फिल फौर मुस्ताफी हो। यदि हमारा बाग जनरल दायर के जानशीन कातिल आला पंजाब शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा देकर तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही मुतालबा कर दिया था कि इस वाक़े को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ साहब को फिल फॉर मुस्तफी हो जाना चाहिए। आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे इस्तीफा उसने जेब में रखा हुआ है। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इस पार्टी की ज़हनी सोच ही ये है कि ये ज़ियाउद्दीन भट्ट से शुरू होती है और गुड्डू भट्ट पे आके खत्म होती है। अगर 1 महीने में इन्होंने हमारी डिमांड्स के ऊपर अमल ना किया और हमें जवाब ना दिए
इस्लामाबाद सुनामी मार्च 14 अगस्त। हामिद खान साहब, ये मुतालबात हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरान के। आपकी नज़र में लाहौर किलिंग 17 जून के वाक़े का इंसाफ के मुताबिक हल क्या है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इसका फैसला करना कि आया किसने ये हुक्म दिया था, ये तो मामला कोई ना कोई इंक्वायरी ट्राइब्यूनल ही फैसला करेगा। जुडिशल ट्राइब्यूनल कर सकता है, जुडिशल कमीशन कर सकता है। लेकिन जो बात डिमांड की गई है कि वज़ीर आला साहब मुस्ताफ़ी हों, उसके पीछे वजह यह है कि जिम्मेदारी तो आखिरकार चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है ना। बेशक उन्होंने शायद हुक्म ना दिया हो, लेकिन जब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तो कबूल करनी चाहिए थी, इसीलिए ये डिमांड की गई है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तक कमीशन काम कर रहा है, इसको दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी जो विक्टिम पार्टी है उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो बेमकसद है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जुडिशल कमीशन वो होना चाहिए जिसको दोनों ही पार्टीज जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है और जो कि विक्टिम पार्टी है, उन दोनों को एक्सेप्ट करे, तब ये बात बनती है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी सारी काविश हो रही है वो कोई नतीजा खेज नहीं होगी। एक बात तो हामिद खान साहब, आप भी समझते हैं कि वज़ीर आला पहले इस्तीफा दे दें और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बने? आप भी ये चाहते हैं कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी कमीशन बने? देखिए, ये बात एक जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने वाली है जमहूरी माशरे में कि हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी, चाहे उसका बराह रास्त रोल ना भी हो, तब भी वो जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए और उसके ऊपर मुस्ताफ़ी होने में कोई हर्ज नहीं है। इतने में अगर विंडिकेट हो जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिशल कमीशन बनता है और उनको बेगुनाह करार दे देता है, तो फिर उस सूरत में वो वापस भी आ सकते हैं। हुकूमत तो उन्हीं की रहेगी, उसी पार्टी की रहेगी, कोई और पार्टी तो नहीं हुकूमत बना जाएगी इस अरसे में। दूसरी बात जो खोड़ो साहब को खुदाफिज करना है। जी बताइए हामिद साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये बात आई थी कि कानूनी तौर पर आया कौन इजाज़त दे सकता था, ये हुक्म दे सकता था फायरिंग करने का। ये बात वाज़ेह है कि कोई किसी कानून के तहत भी पुलिस ऑफिसर खुद या अपने मातहत को ये हुक्म नहीं दे सकता कि आप लोगों पर गोली चला दो या मुश्तइल लोगों पर गोली चला दो। इसके लिए मैजिस्ट्रेट का हुक्म बहुत ज़रूरी है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और कानून के तहत। और हैरत की बात है, जब ये रॉयट का खतरा था और ये लोग वहां गए थे तो अपने साथ मैजिस्ट्रेट को लेके क्यों नहीं गए थे? क्योंकि किसी न किसी मैजिस्ट्रेट। राना साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? आप राना साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं खोड़ो साहब से भी एक जवाब लेके उन्हें खुदाफिज कहना है। पहले राना साहब आप जवाब दे दीजिए। मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब की आप बात मुकम्मल होने दें, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट साथ क्यों नहीं थे, और एक वो कह रहे हैं कि जमहूरी कदरों के मुताबिक वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुस्ताफ़ी होकर तहकीकात हो लेने देते तो बेहतर तरीका यही था। देखें, बात यह है कि जमहूरी कदरों के मुताबिक अगर ये फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला का होता और उसके नतीजे में जो है वो कोई ऐसा वाक़या हो गया होता तो यकीनन फिर उनको जो है वो मुस्तफ़ी होना चाहिए था। देखिए, मामला यह है कि इस यानी वाक़या के 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि ताहिरुल कादरी साहब जब कनाडा से जो है वो ख़िताब फरमा रहे थे कि मैं आ रहा हूँ और कि मैं जो है वो यहाँ पे हर चीज़ को तह कर दूँगा, इस मुल्क का आइन जो है उसको उठा के इधर फेंकूँगा और पार्लियामेंट भी तोड़ दूँगा और पूरे मुआशरे को जो है वो तहोबाला कर दूँगा। तो उसके हवाले से जो अमन व अमान की मीटिंग्स हो रही थी, उन मीटिंग्स को मैंने हेड किया और उन मीटिंग्स के दौरान एक मामला ये आया कि वहाँ पे जो है वो आयरन गेट और बैरियर्स लगे हुए हैं और उन बैरियर्स का कोई लीगल जवाज़ नहीं है। हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है 20 जनवरी 2011 का, उसमें इस यानी सिक्योरिटी मेजर्स के मुताल्लिक जो है वो 4 रिट्स को जो है वो जस्टिस नासिर सईद शेख साहब ने डिस्पोज ऑफ किया। उस फैसले की रूह से भी जो है ये आयरन गेट और ये बैरियर जो थे ये नहीं वहाँ पे लगाए जा सकते थे। इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी गई और जब जो है वो कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट की तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई कि ये बैरियर जो आयरन गेट जो है ये बिल्कुल इलीगल है।
एक इलीगल स्ट्रक्चर को जो है वो वहाँ पे फैसला हुआ मीटिंग में, कमेटी में, कि इनको जो है वो रिमूव कर दिया जाए। अब एक तो ये पार्ट है, इस पार्ट की हद तक जो है वो मैंने मीटिंग चेयर पुलिस को हुक्म किसने दिया कि गोली चलाओ? सुन लेना भी, बात तो सुन लेना। अब आप पुलिस के हुक्म पे चले जाते, मैं आपको पहले इसी की बात कर रहा हूँ कि इस हद तक जो है वो मैं इस फैसले को ओन कर रहा हूँ कि ये इलीगल स्ट्रक्चर को विद लॉफुल एक्शन रिमूव करने का फैसला वहाँ पे कमेटी में हुआ था। मैंने उसको चेयर किया, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए मैं इस्तीफ़ा दे के जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट है कि एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिविल इंतज़ामिया जो है वो पुलिस की मदद से मौके के ऊपर गई है और वहाँ पे रेजिस्टेंस हुई है और उस रेजिस्टेंस के नतीजे में वहाँ पे एक स्कफल हुआ है बिटवीन वो रजिस्ट करने वालों के और पुलिस के, उससे जो है जो ये डैमेज हुआ है। अब इसमें बात ये है कि इसमें हमारा मौक़िफ़ ये भी हो सकता है कि उन लोगों को रेजिस्टेंस के ऊपर जिस शख्स ने उभारा, जिसने तकारीर की, जिसके मैसेज मौजूद हैं, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सर पुलिस को गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? वो सारी चीजें आपकी बातें दुरुस्त होंगी। पुलिस को गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? बात ये है कि पुलिस के सीसीपीओ ने जो है वो आज अपना पूरा बयान जो है तफसील के साथ A to Z जो है वो अदालत में दाखिल करवाया। आप उसको ले लें और लेने के बाद जो है वो आपके सामने वो जो वो चीज़ आ जाएगी। आप अपने तौर के उसके ऊपर जो है वो आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर लें। जुडिशल कमीशन तो जो है वो कर ही रहा है। तो ये बात जो है, ये अच्छा, मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ चलूंगा क्योंकि मुझे उन्हें खुदाफिज करना है। एक मेरी बात सुन ले। आपका जो आपका जो चैनल है, ये जिस दिन रावलपिंडी में वाक़ हुए हैं जिसमें तकरीबन कोई 70 के करीब 90 के करीब जो है वो पुलिस मुलाजमी जो उनके बाजू और टांगे तोड़ के जो है वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आपके चैनल पे एक फुटेज चली है कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर 3 सिपाहियों को जो है वो 15-20 लोगों ने उनको पकड़ा। उनमें से एक को लटा के इतना मारा कि वहाँ पे वो बिल्कुल यानी ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है और 2 जो थे वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भागे। अगर उन 2 के पास कोई हथियार होता और वहाँ से अगर वो रिएक्ट करते और कोई डैमेज हो जाता तो आप मुझे बताएं कि वो गोली का हुक्म किसने दिया होता। वो तो बात ये है कि ये वाकया जो हुआ है, इस वाकये के ऊपर आप किसी इन्वेस्टिगेशन टीम को आप 17 जून के वाकये के बाद तो इस कदर खौफजदा थे। मैं माजरत चाहता हूँ राना साहब, नहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। 17 जून के बाद जो कुछ गोलियां सीधी सीनों पे और यहाँ गर्दनों पे और मुंह पे लगी हुई थी, अगले दिन इनके पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स ने पुलिस वालों को मारा। हमारी फुटेज के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन अगले दिन आपकी पुलिस डिसआर्म थी, लॉ इन्फोर्समेंट के काबिल नहीं थी, क्योंकि 17 जून के वाकये के बाद आप लोग इतना डिफेंसिव हो गए थे कि आप लॉ इन्फोर्समेंट जो करनी थी वो भी नहीं कर रहे। मैं माजरत चाहता हूँ, ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार वही है जो कानून में लिखा हुआ है। लेकिन मैं निसार खोड़ो साहब से इसका जवाब ले लूं। निसार खोड़ो इस तरह से मारा गया था, अगर वो आगे से रिएक्ट कर दे तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं राणा साहब आता हूं। खोड़ो साहब जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन आप और मैं प्रोग्राम कर रहे थे और आपने सबसे पहले ये तजवीज़ दी थी, जो मैं उसको अभी भी इंडोर्स कर रहा हूँ, ऑन इंडोर्स कर रहा हूँ। राना साहब चाहे मेरे से खफा हो जाए, मेरा ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर को अलहदा होकर आज़ादाना कमीशन को तहकीकात कर लेनी चाहिए। आपकी तजवीज़ को मैंने इंडोर्स किया था। आज आपसे दोबारा सुनना चाहता हूँ कि आज भी आप कायम है उस तजवीज़ पे? देखिए, मैंने सिर्फ इस वास्ते कहा था कि इस पाकिस्तान में हमने देखा है अक्सर कि प्रेसिडेंट साहब 8वीं तरमीम का सहारा लेकर पहले प्राइम मिनिस्टर्स को डिसमिस करते थे और फिर वो रुजू करवाते थे उनसे कि कोर्ट में जाके अपना केस लड़ो। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट, सूबाई असेंबलियां, सूबाई हुकूमतें प्रेसिडेंट साहब के उस कहने पर डिसॉल्व हो जाती थीं और फिर जाके कोर्ट फैसला करती थी कि ये फैसला या हुक्म जो था वो सही था या नहीं था। मैंने उसको जहन में रख के कहा कि कहाँ तो ऐसी बात होती है, कहाँ अब एक चीफ मिनिस्टर साहब अगर जाएंगे उस ट्रिब्यूनल के सामने तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एक आम शहरी की तरह जैसे राना सनावला साहब गए, आम मेंबर की तरह से गए हैं, वो बेहतर तरीका है किसी के सामने पेश होने का कि इस पर इन्फ्लुएंस न किया जा सके। अगर इंक्वायरी करानी है, इम्पार्शल इंक्वायरी करानी है, बहुत से सवालात को हल करना है, तो फिर तरीका उस दिन मैंने निकला था मेरे मुंह से, आप उसने एंडोर्स करके बैठे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं उसे फिर तो नहीं सकता।
अरे क्या बात है आपकी। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा हम चलेंगे हामिद खान साहब की तरफ और राना सनाउल्लाह साहब से भी और बातें करेंगे। सुनामी मार्च, ज़रब अज़्ज़, 2 सवाल तभी हमने करने, हमारे साथ रहिएगा जी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तकरीरें तो खासी जज्बाती थीं, लेकिन न जाने शेख साहब किस खुमार में थे कि नींद के मरते रहे। कैमरे की आंख शेख रशीद पर पड़ी तो साथ बैठे परवेज इलाही ने उन्हें सूरत हाल की नजाकत से आगाह किया। नींद भगाने के लिए पहले तो पानी पेश किया और फिर उन्हें मुंह धोने का मशवरा दिया। शेख रशीद के अलावा चौधरी शुजात हुसैन पर भी गनूदगी का गलबा रहा और अहमद रजा कसूरी भी ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते रहे। शुरा को जमाइयां लेता देखकर ताहिरुल कादरी को अज खुद नोटिस लेना पड़ा और उनके जज्बाती अंदाज ने शुरा को झंझोड़ा। इस निजाम को रखने वालों का खात्मा होगा। मैं अपने आखिरी सांस तक जंग लड़ूंगा, खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये एक सभा का पैकेज था जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कादरी साहब ने बुलवाई। कादरी साहब का तरीका इंकलाब मुझे थोड़ा सा उससे इख्तलाफ है। मैं वो लोग जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं और सवालात उठाते हैं और हिम्मत रखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से भी क्वेश्चन कर सकें, हामिद खान साहब से भी पूछ सकें और इमरान साहब से भी पूछ सकें, वो लोगों की कदर है इस नाजुक हालात के अंदर इस मुल्क में बैठे हैं और निज़ाम की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस निज़ाम को जो तहरीर स्क्वायर में इंकलाब लाया, उस मिस्र में अब दोबारा एक जनरल रूल कर रहा है, उस किस्म के इंकलाब से मुझे खौफ आता है कि पाकिस्तान में आग ना लग जाए। तो हामिद खान साहब, आप कौन सा इंकलाब चाहते हैं, वो वाला जो ताहिरुल कादरी साहब लाना चाहते हैं या वो जो सिस्टम के अंदर से रह कर बेहतरी की कोशिश की जाए? देखिए, बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि हम कोई भी गैर आइनी गैर जमहूरी तरीक़ाकार में बिलीव नहीं करते। लिहाजा हम कानून की और आइन की पार्टी है। हम जो भी तब्दीली चाहेंगे वो तब्दीली आइनी ज़रिए से होनी चाहिए, जमहूरी अंदाज से होनी चाहिए। हम जमहूरी पार्टी हैं, हमने इतना वोट लिया है, हम क्यों गैर जमहूरी अंदाज या गैर जमहूरी तरीके अपनाएंगे? इस बारे में हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। ना हम किसी ऐसी पार्टी से अलायंस करने जा रहे हैं जो कि जमहूरियत से बाहर रहते हुए या आइन से बाहर रहते हुए किसी किस्म की कोई तब्दीली चाहती है, इसलिए हम तो वाज़ेह हैं इस मामले। एक चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ हामिद साहब, उस दिन ताहिरुल कादरी साहब, मैं उनका लाइव इंटरव्यू दे रहा था, काइंड इनफ के जहाज़ के अंदर से वो उस मसले को हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट भी किया। वो मिलिट्री की सपोर्ट मांग रहे थे, कह रहे थे कि फ़ौज आए तब मैं जाऊँगा, वैसे नहीं यहाँ से जाऊँगा। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है, आपका सुनामी मार्च इस्लामाबाद में 10 लाख 1-1.5 लाख बंदा ही बड़ा होता है, इस्लामाबाद पूरा हिल जाता है। 1-1.5 लाख बंदा इस्लामाबाद में डी चौक में जब आप इकट्ठा करेंगे तो आप देखिएगा कि इस्लामाबाद पूरा जैम पैक्ड, हिल ही नहीं सकता इस्लामाबाद। उसके बाद सूरत हाल आती है जहां आपको चुनाव करना है, एक तरफ फौज खड़ी नज़र आएगी, खौफ आएगा, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट नज़र आएगी, तो आप पार्लियामेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे या यूनिफॉर्म का रास्ता हमवार करेंगे? देखिए, हम कभी भी यूनिफॉर्म का और गैर आइनी तरीक़ेकार को कभी भी उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान में गैर आइनी कोई हुकूमत हो। हमने इस मुल्क ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है मिलिट्री रिजीम्स के तहत, फ़ौजी एक्शंस के तहत, फ़ौजी हुक्मरानों के तहत। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी किसी फ़ौजी हुक्मरान से या फ़ौजी जो है हुक्मरानी की तरफ किसी किस्म की उस तरफ हमारी रुझान नहीं होगा। हम इसकी मुखालफत करेंगे। हम चाहेंगे कि क्या आप ताहिरुल कादरी साहब से अपने सुनामी मार्च के लिए इत्तेहाद करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास 35-40 हज़ार की बड़ी एक डाई हार्ड किस्म की वर्क फोर्स मौजूद है जो बड़ी लॉयल है उनके साथ, तो क्या आप इत्तेहाद करना चाहते हैं उनके साथ? हमने पहले कह दिया है कि हमने उनके साथ कोई अलायंस नहीं करना। अलायंस के बारे में बड़ा वाज़ेह इमरान खान साहब ने बयान दे दिया है। हम किसी से अलायंस या गैर अलायंस करने नहीं जा रहे। हम अपने प्रोग्राम जो कि आइन के अंदर रहते हुए है उसको चलाएंगे।
हाँ, उस प्रोग्राम में कोई भी पाकिस्तान का शहरी या सियासी जमात या सियासी ग्रोह शामिल होना चाहता है तो हम उनको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो कुछ भी करना है, जो भी कमांड होगी सारी सूरत हाल की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही क़यादत के। अच्छा, मैं जल्दी से एक और बात पूछ लूँ, फिर मैं राना साहब से जवाब आपका चाहूँगा। आप दोनों जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त बड़ी ही जिम्मेदार पोजीशन पे, ज़रबे अज़्म की कामयाबी, पाकिस्तान से मिलिटेंसी का खात्मा मुकम्मल तौर पर, और लॉ इन्फोर्समेंट, नून लीग बड़ी पावरफुल पोजीशन में और आप KPK में फोर फ्रंट के ऊपर खड़े हैं। आप जब इतना आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, पार्लिमानी जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मेरे दाएं हाथ पे वो बैठे हैं, एक हाथ पे आप बैठे हैं, आपस में बात करके मसले को हल कर लें, फिर सड़कों पे जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल हो सकता है, यही तो खान साहब ने कहा 1 महीने का टाइम देते हैं, आप हमारे साथ मुस्बत रिस्पांस दें तो नौबत नहीं पहुंचेगी सुनामी मार्च तक। ये करें तो सही, हम तो 1 साल से कह रहे हैं, इतना माकूल हमारा एक मुतालबा था कि भाई 4 हलकों की आप अंगूठे की वेरिफिकेशन करा लें। PTI तो किसी की हुकूमत नहीं, PTI बातचीत के दरवाजे खुले हैं, PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस। ये आप इमरान खान साहब का मैसेज राना साहब एक हम मुतालबा करते हैं। मैं राना साहब से इसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि राना साहब सियासत में मैं हमेशा समझता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी और आगे बढ़ना ये आपके सियासी कदकाठ को बढ़ा देता है, लेकिन हम अगर टफ पोजीशंस ले लें और फायर वर्क्स की तरफ चले जाएं तो हमें सियासत में नुकसान हो जाता है। आप बड़ी जमात है, मरकज़ में भी हुकूमत है और बाकी सूबों में भी आपकी तगड़ी प्रेजेंस है, क्या करना चाहेंगे? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं क्योंकि हामिद खान साहब को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बतौर वकील के उनका एक यानी एक बड़ा दरख्शां और बड़ा असूल पसंदी पे मबनी माजी जो है वो हम सब के सामने है। तो उन्होंने हमेशा जो है वो आइन, कानून और दलील की जो है वो बात की है। तो जो बात अब उन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि इसके जवाब में तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज का जो आपका प्रोग्राम है इसमें, और क्योंकि हामिद खान साहब की एक बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन है तहरीक इंसाफ में, और उनके पास ओहदा कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के इरादों पे और उनके फ़ैसलों के ऊपर हामिद खान साहब का जितना असर है किसी और का हो सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपका ये प्रोग्राम जो है ये मुबारकबाद मैं तो आपको देना चाहूँगा कि आपने ये बहुत ही एक अच्छी बात जो है वो की है, और उसके ऊपर हामिद खान साहब का जो रिस्पॉन्ड है, मैं समझता हूँ कि इस सोच से, इस मुस्बत सोच से, इस आइनी सोच से जो है ये फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, और इसी सोच की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसी सोच की ज़रूरत है ज़रबे अज़ब को। राना साहब, लेकिन ये बॉल इस वक्त आपकी कोर्ट में है, ये बॉल इस वक्त आपकी कोर्ट में है। मैंने ऑन एयर उनसे दरखास्त की कि वो जेस्चर दें, आप ऑन एयर जेस्चर दीजिए कि मैं चल के जाता हूँ मिलने के लिए। देखिए आप ऑन एयर जेस्चर दीजिए कि मैं जाता हूँ मिलने के लिए हामिद खान साहब। देखिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैंने तो पहले ही हामिद खान साहब की ज़ात और उनकी जो पर्सनैलिटी है उनके मतलब जो है वो बात की है, और हामिद खान साहब जो ये बात करें ये सिर्फ मैं और आप नहीं सुन रहे, बल्कि इस वक्त पूरी कौम उन्हें सुन रही है, पूरा पाकिस्तान उन्हें सुन रहा है, और यकीनन उनकी पार्टी के लोग भी सुन रहे होंगे और मेरी पार्टी के लोग भी सुन रहे हैं। मैं उनका ये जो मैसेज है, उनका ये पैगाम जो है, मैं इसके सिवा और कोई रिस्पॉन्स ना देना चाहता हूँ, ना हो सकता है कि मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से जो है वो इस बात के उनके सामने रखूँ, और यकीनन वो मेरे शायद रखने से पहले भी उनके इल्म में आ चुकी हो, लेकिन ये है कि इस सोच को जो है वो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सोच अगर आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि इसी में इस मुल्क और इस कौम का फ़ायदा है, बल्कि इस मुल्क और कौम को ऐसी सोच की ज़रूरत है, ऐसी सोच होनी चाहिए। अरे क्या बात है, दोनों तरफ की जो है वो। ये राना साहब, अगर सियासी लोग आपस में बैठ जाए ना तो पाकिस्तान के बहुत से मसले सड़कों पे जाने से पहले हल हो जाए। हामिद खान साहब दोबारा पहले 2 मिनट दोनों से हो जाए, बैठेंगे आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपनी आला क़यादत से, और इधर से जी राना साहब। मैं राना साहब का शुक्रिया अदा करना, उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, लास्ट मिनट एक आपके लिए और फिर मैं जाऊंगा राना साहब की तरफ।
4 हलकों का मुतालबा है जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये था नून लीग का कि वहाँ से तारीखें आप दिलवाते हैं इसलिए मसला हल नहीं होता, और ट्राइब्यूनल जब तक वहाँ से थंब इम्प्रेशन का ऑर्डर ना दे तो और कोई कानूनी रास्ता है नहीं है। राना साहब आपसे मोहब्बत करें भी तो ऑर्डर ये पास नहीं कर सकते, ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्यों नहीं देता? देखिए बात यह है कि ये ट्राइब्यूनल में यही रजिस्ट कर रहे हैं, वरना आज जाके बयान दे दें कि उनको कोई एतराज़ नहीं, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा। यही अब या सादक वाले केस में ये सूरत हाल है कि ये रिट पिटीशन में गए हैं इस किस्म के ऑर्डर को रुकवाने के लिए और तारीखों पर तारीखें ले रहे हैं। और ये बात कहना गलत है कि हम कोई इल्तवा में डालते हैं, तारीखें उन्हीं की तरफ से होती हैं। मेरे केस में इस सैटरडे को तारीख थी जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब के बयान रिकॉर्ड होने की। उन्होंने ये कहा कि मुझे दिल का आर्जा है इसलिए मैं नहीं पेश हो सकता। तो देर तो इन्हीं की तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। हम तो पूरी तरह से इन केसेस को अपने नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल भी तो मजबूर हैं, अगर एक पार्टी रजिस्ट करेगी तो फिर उस सूरत में यही होगा कि उसमें इल्तवा हो जाएगा। जब एक ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां से स्टे ले लेते हैं। आप देखेंगे ये सारा यही तारीख है, इन्हीं की वजह से इल्तवा में मामला क्या है। हमारा 4 हल्कों का कभी का ये हो सकता था और अभी तक कोई मसला एक साल गुजर के इतना बड़ा मसला नहीं था। अच्छा राना साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम से कोई, जैसे उस दिन हम कोशिश कर रहे थे कि 23 जून को कि आग फैले ना, आग सिमट जाए, तो आज भी आप लोगों ने आग बुझाने की दोनों ने कोशिश की है। तो जाते जाते भी कुछ ऐसी आप मैसेज दे दीजिए कि क्यों नहीं मिल बैठ के इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो या हामिद खान साहब आपके साथ बैठे हो, शाह महमूद बैठे हो, तो 4 हल्कों का मसला है ना जी, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन प्रोसेस है, लीडरान बैठ के तय कर लें, ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता? देखें इसमें मलिक साहब मैं ये गुजारिश करूँगा कि हामिद खान साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी भी कोर्ट में वो ट्रिब्यूनल हो या कोई कोर्ट हो, वहाँ पे अगर दोनों फरीक जो है वो किसी बात के ऊपर मुतफिक हो जाएं तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है वो उस बात से मुतफिक हो जाती है, कोर्ट का कोई अदरवाइज जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो ये बिल्कुल हो सकता है और इस बारे में इससे पहले भी ये बात पार्लियामेंट में भी हुई है और चौधरी निसार अली खान साहब ने शायद एक मरतबा ये कहा था कि जी एक सिर्फ बयान ही दिया था अमली तौर पर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ राना साहब, क्योंकि मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ इसे। लेकिन बहरहाल चलें ऐसे ही सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस एक इंतहाई मुस्बत बात की जो है वो शुरुआत आपके हाथों, आपके प्रोग्राम से जो है वो हुई है, बल्कि हालांकि पहले मैं आप ही से गिला कर रहा था कि आप ख़बर बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये आपने बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त की है। तो मैं समझता हूँ ज़रा आप इसको भी थोड़ा सा, आप भी ज़रा इसको थोड़ा बढ़ाएँ आगे। मैं समझता हूँ कि शायद आज की ये इतनी सी बात जो है ये आगे चल के जो है उस मुल्क और कौम के लिए जो है वो एक बहुत ही जो है एक अच्छा रास्ता जो है वो दे दे और हम एक बेहतरी की। राना सनाउल्लाह साहब, हामिद खान साहब, निसार खोड़ो साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त, खुदा हाफिज़।